मैथ्स फाउंडेशन में इरफान सर के फिजिक्स के क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज एक बार मैं आपको फिर से इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के बारे में जानकारी दूंगा। आपको मालूम है कि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो क्लास 12 के फिजिक्स का पहला चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। मैंने आपको बताया है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड ये एक बड़ा चैप्टर है और ये चैप्टर 4 टॉपिक पे बेस्ड है। इसमें पहले टॉपिक का नाम है बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, दूसरे टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड कूलम्ब फोर्स, तीसरा जो टॉपिक है इस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इस टॉपिक में हम आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में जानकारी देंगे। आइए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि यह फील्ड होता क्या है। फील्ड का शाब्दिक अर्थ होता है प्रभाव क्षेत्र। प्रभाव क्षेत्र जब किसी बॉडी से कोई फिजिकल क्वांटिटी रेडिएट होता है तो वो फिजिकल क्वांटिटी अपना प्रभाव अपने चारों तरफ बिखेरता है। जहां तक उस फिजिकल क्वांटिटी के प्रभाव को महसूस किया जा सकता है, वो क्षेत्र उस फिजिकल क्वांटिटी का फील्ड कहलाता है। जैसे अगर आप एक कैंडल को ग्लो करते हैं, एक बल्ब को जलाते हैं, तो बल्ब से रोशनी निकलती है, बल्ब से प्रकाश निकलता है। ये प्रकाश उस बल्ब या उस कैंडल के चारों तरफ बिखर जाता है। जहां तक आप इस प्रकाश को महसूस कर पाएंगे, वो क्षेत्र उस कैंडल का या उस बल्ब का ऑप्टिकल फील्ड कहलाता है। इसी तरह से अगर किसी बॉडी से साउंड इमर्ज हो रहा हो तो इस साउंड को कुछ दूर तक महसूस किया जा सकता है, सुना जा सकता है। जहां तक आप उस बॉडी से निकलने वाले साउंड को सुन पाएंगे, वो क्षेत्र एकॉस्टिकल फील्ड के नाम से जाना जाता है। मतलब उस ऑब्जेक्ट का वो एकॉस्टिकल फील्ड है। इसी तरह से जब आप आग जलाते हैं तो आग के जलाने से गर्मी पैदा होती है। उस गर्मी के प्रभाव को, उसके थर्मल प्रभाव को जितनी दूर तक महसूस किया जा सकता है, वो स्पेस उसका थर्मल फील्ड कहलाता है। तो मैंने अभी आपके पास 3 तरह के फील्ड के बारे में बताया। एक फील्ड का नाम है ऑप्टिकल फील्ड, दूसरे का नाम है एकॉस्टिकल फील्ड और तीसरे का नाम है थर्मल फील्ड। ये तीनों का तीनों फील्ड में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। इस वजह से इस फील्ड को स्केलर फील्ड भी कहा जाता है। लेकिन अगर आप कहीं पर कोई चार्ज रखते हैं तो चार्ज रखने के कारण भी उसका एक प्रभाव क्षेत्र बनता है। चार्ज भी अपने से एक इलेक्ट्रिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। जहां तक उस चार्ज के इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को महसूस किया जा सकता है, वो क्षेत्र उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। अगर आप कोई मैग्नेट स्पेस पे कहीं पर रखते हैं तो ये मैग्नेट अपने चारों तरफ अपना एक प्रभाव बिखेरता है। जहां तक इसके इस मैग्नेटिक प्रभाव को महसूस किया जा सकता है, वो क्षेत्र उसका मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। उसी तरह से कोई द्रव्यमान यानी कोई मास अपने चारों तरफ अपना प्रभाव बिखेरता है। जहां तक उस प्रभाव को महसूस किया जा सकता है, वो क्षेत्र उसका ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाता है। इन तीनों के तीनों फील्ड में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। नतीजे के तौर पे इस फील्ड को कहा जाता है वेक्टर फील्ड। तो वेक्टर फील्ड 2 तरह का हो गया, स्केलर फील्ड एंड वेक्टर फील्ड। वेक्टर फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड ग्रेविटेशनल फील्ड। इस वेक्टर फील्ड में हम आज आपको बताना चाहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो आइए समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। सपोज कीजिए कि आपने यहां पर एक चार्ज रखा है। जब आप स्पेस के किसी पॉइंट पर कोई चार्ज रखते हैं तो ये चार्ज अपना आकर्षण अपने चारों तरफ बिखेर देता है। मान लिया जाए कि इसका आकर्षण यहां तक बिखर चुका है। इसका आकर्षण बिखरने के मतलब ये होता है कि अगर आप इस बाउंड्री के अंदर
कहीं भी कोई नेगेटिव चार्ज लेकर के आएंगे तो ये चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच लेगा। अगर आप यहां पर लेकर के आएंगे नेगेटिव चार्ज को तो ये चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को यहां पर खींच लेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस चार्ज का प्रभाव यहां तक है और इसके अंदर कहीं भी एक नेगेटिव चार्ज को रखेंगे तो ये चार्ज इन सारे चार्ज को अपनी तरफ खींच लेगा। तो ये पूरा का पूरा स्पेस इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। अगर आपने इस नेगेटिव चार्ज को बाहर में रखा तो ऑब्वियस है कि इस चार्ज का आकर्षण, इस चार्ज का अट्रैक्शन इस बाउंड्री के बाहर नहीं है, नतीजा ये चार्ज इस चार्ज को नहीं अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा। तो इस चार्ज के कारण जो फील्ड उत्पन्न होगा वो फील्ड यहीं तक होगा। तो ये स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जाना जाता है। तो मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया है, द स्पेस अराउंड अ चार्ज अप टू व्हिच द इन्फ्लुएंस ऑफ चार्ज कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी चार्ज के चारों ओर वह क्षेत्र जहां तक के चार्ज का प्रभाव महसूस किया जा सकता है, इस क्षेत्र को कहा जाता है उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड। आइए आगे चलते हैं थोड़ा। जब आप स्पेस में कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए एक चार्ज की जरूरत होती है। बिना चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करने के लिए आपको जिस चार्ज की जरूरत होगी उस चार्ज का नाम है सोर्स चार्ज। कारण समझ ही रहे हैं आपको? ये जो चार्ज है ये स्रोत है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये जो चार्ज है ये जरिया है इलेक्ट्रिक फील्ड का। मतलब ये चार्ज अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो इस चार्ज को कहा जाता है सोर्स चार्ज। इस चार्ज की क्वालिटी ये है कि ये स्मॉल अमाउंट में भी हो सकता है और ये लार्ज अमाउंट में भी हो सकता है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो मैंने सोर्स चार्ज को डिफाइन किया है, द चार्ज दैट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट इज कॉल्ड सोर्स चार्ज। और एक दूसरा द चार्ज दैट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट इज कॉल्ड सोर्स चार्ज। और मैंने ये बताया कि ये सोर्स चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, स्मॉल क्वांटिटी में हो सकता है, लार्ज क्वांटिटी में हो सकता है, पॉइंट भी हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है, स्फेरिकल भी हो सकता है, सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, किसी शेप में हो सकता है। बात क्लियर है? जब कोई चार्ज अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग देख नहीं सकते। ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों को दिखाई देगा, ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों को सुनाई देगा, ना ही टच करने से पता चलेगा। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि हम लोग इस इलेक्ट्रिक फील्ड के एग्जिस्टेंस का पता कैसे लगाएं? इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है, इस बात की जानकारी हम लोगों को कहां से मिलेगी? तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जानने के लिए मौजूद है या नहीं है, इसके लिए एक दूसरे चार्ज की जरूरत होगी। मान लिया जाए कि हम लोगों ने एक दूसरा जो चार्ज लिया है वो पॉजिटिव चार्ज है। अगर ये चार्ज इस चार्ज के कारण कोई फोर्स महसूस करता है तो इसका मतलब हुआ कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, और अगर महसूस नहीं करता है तो इसका अर्थ हुआ कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अगर आप इस चार्ज को यहां पर रखेंगे तो भी इस पर फोर्स लगेगा, यहां पे रखेंगे तो भी फोर्स लगेगा, लेकिन जब आप इस चार्ज को यहां पर लाकर रखेंगे तो इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। मतलब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और लेकिन इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि स्पेस में अगर आपको कहीं पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है, तो इस बात को जानने के लिए एक दूसरे चार्ज की जरूरत पड़ेगी, जिस चार्ज का नाम है टेस्ट चार्ज। क्या नाम है? टेस्ट चार्ज। इसका नाम टेस्ट चार्ज क्यों दिया गया है? क्योंकि यही चार्ज स्पेस के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है उस फील्ड के बारे में पता लगाता है। तो वो चार्ज, the charge that determines the electric field at a point in space is called test charge. टेस्ट चार्ज की कंडीशन है कि टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव ही होना है, और दूसरी बात कि इट शुड बी वेरी स्मॉल। तो जो टेस्ट चार्ज होगा वो पॉजिटिव होगा और वो बहुत स्मॉल होगा। तो मैंने आपको लिखा टेस्ट चार्ज के बारे में, द चार्ज दैट टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ और एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इन स्पेस
at a place in a space is called टेस्ट चार्ज। तो इस तरह से आप जान गए इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, सोर्स चार्ज किसे कहते हैं, टेस्ट चार्ज किसे कहते हैं। आइए हम लोग कुछ और आगे की बात को समझते हैं। आइए मान लिया जाए कि यहां पर एक सोर्स चार्ज है और इस चार्ज के कारण इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है, इस बात की जानकारी हमारे पास नहीं है। हम लोग नहीं जानते हैं कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग इसके लिए हम लोग एक दूसरा चार्ज लेकर आएंगे, जिस चार्ज का नाम है टेस्ट चार्ज। अगर ये चार्ज इस चार्ज के कारण कोई अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स महसूस करता है तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। और अगर ये चार्ज अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स महसूस नहीं करता है तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के कारण एक रिपल्सन का फोर्स महसूस करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब हम लोग यहां से इस चार्ज को हटा देते हैं और हमसे ये पूछा जाए कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है, तो हम लोगों ने पहले से टेस्ट कर रखा है कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, जबकि अब टेस्ट करने के लिए यहां पर कोई टेस्ट चार्ज नहीं है। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का अपना अस्तित्व होता है, मतलब ये मौजूद होता है, चाहे इसे एक्सपीरियंस करने के लिए कोई टेस्ट चार्ज हो या नहीं। टेस्ट चार्ज सिर्फ हम लोग पता करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है। पता चल गया उसके बाद हटा लेंगे, वो कंफर्म कर दिया कि हाँ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो टेस्ट चार्ज का हटा देने के बाद भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद रहेगा। तो मैंने एक रिमार्क लिखा है, रिमार्क 1 है, इलेक्ट्रिक फील्ड हैज इट्स ओन एग्जिस्टेंस, दैट इज इट विल बी present even if there is no test charge to experience it। इलेक्ट्रिक फील्ड का अपना अस्तित्व होता है, इसको महसूस करने के लिए कोई टेस्ट चार्ज हो या नहीं हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब भी आप कोई चार्ज रखे हुए हैं, इसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आप कोई दूसरा चार्ज रख देंगे तो ये चार्ज इस चार्ज के कारण या तो रिपल्सन या अट्रैक्शन का फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। मतलब अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव हुआ तो ये चार्ज रिपल्सन का फोर्स महसूस करेगा, और यदि सोर्स चार्ज नेगेटिव हुआ तो ये चार्ज अट्रैक्शन का फोर्स महसूस करेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये चार्ज नहीं हो तो ये जो फील्ड उत्पन्न हो रहा है, क्या इस फील्ड के कारण इस चार्ज पर फोर्स लगेगा? सवाल है कि क्या कोई भी चार्ज अपने कारण जो फील्ड उत्पन्न होता है उस फील्ड को वो महसूस करता है या नहीं करता है? तो वो महसूस नहीं करता। A source charge does not experience any electrostatic force due to the field that it produces itself। तो मैंने लिखा है a source charge does not experience any electrostatic force due to the field that it produces itself। क्लियर यहां तक? तो आपने देख लिया कि सोर्स चार्ज क्या है, टेस्ट चार्ज क्या है। पहला रिमार्क है इलेक्ट्रिक फील्ड हैज इट्स ओन एग्जिस्टेंस, दैट इज इट विल बी प्रेजेंट इवन इफ देयर इज नो टेस्ट चार्ज टू एक्सपीरियंस इट। दूसरा है सोर्स चार्ज डज नॉट एक्सपीरियंस एनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू द फील्ड दैट इट प्रोड्यूसेस इटसेल्फ। आइए फिर से हम लोग आगे की तरफ चलते हैं, कुछ और बात को मान देखते हैं। सपोज कीजिए कि यहां पर एक चार्ज है और ये चार्ज है +Q। अगर आपको ये पूछा जाए, एक पॉइंट है A, दूसरा पॉइंट है B और तीसरा पॉइंट है C, आपसे ये पूछा जाए कि A पर इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है, तो आप करेंगे क्या? इसके लिए आप एक टेस्ट चार्ज लेकर आएंगे। यहां पर टेस्ट चार्ज रख दिया तो इस चार्ज के कारण इस चार्ज पर एक फोर्स लगेगा जो ये बताता है कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब हम लोग यहां पर पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है, तो इस चार्ज को हम लोग यहां पर लाकर के रखेंगे और ये चार्ज यदि इस चार्ज के कारण फोर्स महसूस करता तो कहेंगे यहां की इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब हम लोगों को C पर पता करना है, तो इसी चार्ज को हम लोग C पर लगा के रखेंगे। अगर ये महसूस करेगा फोर्स तो कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मान लिया जाए कि ये जो टेस्ट चार्ज है A पर रखने पर भी फोर्स महसूस करता है, B पर रखने पर भी फोर्स महसूस करता है और C पर रखने पर भी फोर्स महसूस करता है।
तो इसका अर्थ ये हुआ कि ए पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, बी पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है और सी पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि क्या ए पर, बी पर और सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई फर्क पाया जाएगा, तो आपका क्या जवाब होगा? बिल्कुल सही, ए पर फील्ड सबसे ज्यादा होगा, बी पर फील्ड कम होगा और सी पर फील्ड और भी कम होगा। इसका मतलब यह हुआ कि सोर्स चार्ज से जैसे जैसे आप दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डिक्रीज करेगा और जब आप इंफिनिटी पर पहुंच जाएंगे तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो हो जाएगा। सोर्स चार्ज से जब आप दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डिक्रीज करता है और जब आप इंफिनिटी पर चले जाते हैं तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो हो जाता है। मैंने थर्ड रिमार्क लिखा, as one moves away from the source charge, electric field decreases and finally it becomes zero at infinity. आइए आगे की तरफ चलते हैं। अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि हम लोगों को ये पता करना है कि ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है। उसके लिए हम लोग एक टेस्ट चार्ज रखते हैं। यदि टेस्ट चार्ज पर फोर्स लग गया तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ए पर, तो इस बात की जानकारी हम लोगों के पास नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये मैंने आपको नहीं बताया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट किया जाता है इस बात को जानने के लिए हम लोगों को दो टर्म डिफाइन करना पड़ेगा। पहला टर्म है जिसका नाम है यूनिट पॉजिटिव चार्ज। पहला जो टर्म है जिसका नाम है यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अगर आपके पास 1 कूलम का पॉजिटिव चार्ज है तो इस चार्ज को कहा जाता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये 1 कूलम का a positive charge of 1 coulomb, a positive charge of 1 coulomb is called unit positive charge। तो आपको ये जानना होगा कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या है। तो a positive charge of 1 coulomb को कहा जाता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज। दूसरा एक टर्म है जिसका नाम है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज कीजिए कि आपने एक चार्ज रखा है यहां पर और ये चार्ज यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करेगा, लेकिन आपको यहां पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है ये मालूम करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। तो इस जानने के लिए, इस बात को समझने के लिए आपको यहां पर एक 1 कूलम का चार्ज रखना पड़ेगा, मतलब एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखना पड़ेगा। ये चार्ज, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर एक फोर्स लगेगा। इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाले फोर्स को ही कहा जाता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यदि आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप डिफाइन करेंगे इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्या डिफाइन करेंगे? इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। लिख दिया मैंने, इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये जो इस चार्ज पर लगने वाला जो फोर्स है, इसी फोर्स को कहा जाता है वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अगर आपको कहीं पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए कहा जाए या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए कहा जाए, तो इसका मतलब होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू का मतलब होता है फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो मैंने लिख दिया इट डिटरमाइंस द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इन स्पेस। स्पेस के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यदि आपको डिटरमाइन करना होगा तो आप वहां पर +1 कूलम का चार्ज रख देंगे। +1 कूलम के चार्ज पर लगने वाले फोर्स का नाम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, या उसे हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से भी जानते हैं। आइए हम लोग आगे की तरफ समझते हैं। हम लोग आगे की तरफ समझते हैं कि ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग 3 तरीके से मालूम कर सकते हैं। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पेयर ऑफ चार्जेस,
इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। तो हम आपको सबसे पहले बताएंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। तो मैंने लिखा है एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। इसके लिए मैंने यहां पर एक चार्ज लिया है जिस चार्ज का नाम है सोर्स चार्ज। यहां से एक डिस्टेंस है जो r है और यहां पर मैंने एक 1 कूलम का चार्ज रख दिया है। इस चार्ज के कारण इस 1 कूलम के चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स को E से दर्शाया गया है। तो आप गौर करेंगे ये Q कहलाता है सोर्स चार्ज एटो। E है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट P और यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाले फोर्स को ही कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम O है। कूलम्स के लॉ में आपने पढ़ा था कि F इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग फोर्स को E से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी चार्ज पर लगने वाले फोर्स को F से लिखा जाता है और यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाले फोर्स को E से लिखा जाता है। तो F के बदले में हम लोगों ने इस्तेमाल किया है E। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 का वैल्यू जो है वो Q है और Q2 का जो वैल्यू है वो 1 है। तो मैंने यहां पर पुट किया 1। तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। इसी को कहा जाता है एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी बातें हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। तब तक के लिए आपका डी है। ओके, थैंक यू।